हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे पॉलिटी का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 में आपका सिलेबस डिस्कशन किया गया था और लेक्चर 2 में आपका यूनिट 1 संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात हुई थी। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, लेक्चर नंबर 3 में है आपका प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी क्या है। ठीक है, माउंट बेटन योजना जो प्लानिंग थी ये क्या था। ठीक है, और रियासतों का विलय किस किस आधार पर किया गया था, ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। पहला पॉइंट है इसका क्या, प्रारूप समिति, जिसे क्या बोला जाता है, ड्राफ्ट कमेटी बोला जाता है। ठीक है, और इसके जो हेड थे वो कौन थे, इसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी के अगर आपसे हेड पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे, भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अंबेडकर जी पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे और अंबेडकर को यानी भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक यानी पिता भी कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये किसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और दूसरा इन्हें ही भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या देखना है, अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, अब जो ये ड्राफ्ट कमेटी थी ये क्यों इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, तो ये संविधान सभा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी और इसे क्या कहा जाता है, मसौदा समिति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, वकीलों की समिति भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी इसमें मैक्सिमम मेंबर थे, मैक्सिमम मेंबर क्या थे, इसके एडवोकेट थे, वकील थे, इसीलिए इसे वकीलों की समिति भी कहा जाता है, किसे, ड्राफ्ट कमेटी को। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि इस कमेटी में कितने मेंबर थे, आपको ये भी याद रखना है। तो प्रारूप समिति में केवल और केवल 7 मेंबर थे। ठीक है, और जिसमें मैक्सिमम लोग क्या थे, वकील थे, इसीलिए इस कमेटी को क्या बोलते थे, वकीलों की कमेटी या वकीलों की समिति कहा जाता था। ठीक है, इस समिति ने अंतिम समय तक कार्य किया था। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, किसके बारे में, ड्राफ्ट कमेटी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है माउंट बेटन योजना। अब मैंने आपको क्या बताया था कि माउंट बेटन, जो लॉर्ड माउंट बेटन थे, उनसे मिलने वाले पहले भारतीय कौन थे, महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि क्या हो, भारत का विभाजन हो, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो। लेकिन जो नेहरू, जिन्ना और पटेल थे, ये तीनों भी माउंट बेटन से मिले किस टाइम पर, जब गांधी जी जेल में थे उस टाइम पर। ठीक है, सॉरी, गांधी जी जब अनशन पर बैठे थे उस टाइम पर। तो ये नेहरू, जिन्ना और पटेल ने माउंट बेटन से बोला कि विभाजन होना चाहिए, भारत पाकिस्तान के विभाजन पर उन्होंने बहुत दबाव दिया। और इसके बाद फिर माउंट बेटन ने क्या किया, एक योजना बनाई, एक प्लानिंग बनाई, जिसे नाम दिया गया माउंट बेटन योजना का। और इसमें क्या किया गया, भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा ऐसा सुनिश्चित किया गया। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, माउंट बेटन योजना का मतलब भी यही समझ लो आप क्या है। यह 3 जून 1947 को बनाया गया और भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया। किसके कहने पर स्वीकार किया गया, किसने जोर दिया यहाँ पर, नेहरू, जिन्ना और पटेल। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखना, नेहरू, जिन्ना और पटेल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जोर दिया किसको, माउंट बेटन को, ताकि ये भारत पाकिस्तान का विभाजन कर सकें। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। भारत के विभाजन को सांप्रदायिकता आधार पर स्वीकार किया गया। ठीक है, सांप्रदायिकता आधार का मतलब क्या हुआ, धर्म के आधार पर स्वीकार किया गया। किसके आधार पर, धर्म के आधार पर स्वीकार किया गया इसका विभाजन, किसका, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट आपको जो नोट रखना है वो ये है, नोट कर लो इसमें, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी बात की गई कि जिन्ना ने फोर्स किया, तो जिन्ना ने 1940 में क्या सोचा कि जिन्ना ने 1940 में 2 राष्ट्रों का सिद्धांत दिया। किसका दिया, 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया। 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया, किसने दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए। ठीक है, और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो ये भी आपको याद रखना है, पाकिस्तान वर्ड यानी कि पाकिस्तान शब्द सबसे पहले, ये शब्द किसके मुंह से निकला है, किसने इस शब्द का उपयोग किया, तो याद रखना है, चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली, इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात हम कर लेते हैं किसकी, भारत की स्वतंत्रता की, कि हमारा भारत कब आज़ाद हुआ। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ
और उसी के जस्ट एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था, महात्मा गांधी जी कलकत्ता में उस टाइम पर अनशन में बैठे थे। ठीक है, कहाँ बैठे थे वो? अनशन में बैठे थे। क्यों बैठे थे वो अनशन में? तो ये भी मैंने बताया था, हिंदू मुस्लिम के दंगे बहुत ज़्यादा हुए थे कलकत्ता में और उसी को शांत कराने के लिए गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपको याद रखना है कि भारत की स्वतंत्रता के समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो एटली थे। 15 अगस्त को जापान, दक्षिण कोरिया, बहरीन, कांगो गणराज्य का भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत के साथ ही साथ जापान, दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो गणराज्य का भी स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। कब? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अपना क्या है? अपना स्वतंत्रता दिवस, लेकिन बांग्लादेश का क्या है? वो राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 15 अगस्त को। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात होती है यहाँ पर रियासतों की विलय के बारे में बात होती है। यहाँ पर कुछ पॉइंट समझो पहले। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? तो 542 रियासतों को भारत में मिलाने का जिम्मा किसको दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। तो ये याद रखना है कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उस समय भारत में 542 रियासतों को मिलाना था, उनका विलय करना था। किसमें? भारत में। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। ठीक है, पटेल ने इस कार्य को बहुत बेहतर ढंग से किया, लेकिन 3 रियासतों को मिलाने में बहुत ज़्यादा ही समस्या आई। ठीक है, मतलब उन्होंने 539 रियासतों को तो मिला दिया बहुत आसानी से, लेकिन जो ये 3 रियासतें बची, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ की, इनको मिलाने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आई। ठीक है, तो इसको किस किस तरीके से विलय कराया गया वो देखना है आपको। तो 542 में से 539 को तो उन्होंने करा दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो 540वें नंबर थी वो जूनागढ़ की रियासत थी। ठीक है, तो इसको कैसे विलय कराया गया? इस रियासत को जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया। ठीक है, जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ रियासत का विलय हुआ भारत में। हैदराबाद रियासत का विलय किस पर हुआ? पुलिस कार्यवाही के द्वारा हुआ। ठीक है, किसके द्वारा? पुलिस कार्यवाही के द्वारा किया गया। यहाँ के निज़ाम पर पुलिस कार्यवाही कर दी गई और इस रियासत को पुलिस कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुई, जबकि जूनागढ़ और कश्मीर के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है, अब बात आती है आपको यहाँ पर जूनागढ़ की रियासत समझ आ गई कि जनमत संग्रह से, हैदराबाद की रियासत समझ आ गई कि पुलिस कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया। ठीक है, अब जो कश्मीर की रियासत थी उसको कैसे मिलाया गया था? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलाया गया था। देख लेते हैं वो भी। ओके, तो आप इसको नोट कर लो। जूनागढ़ हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर नेक्स्ट है आपका क्या? जम्मू कश्मीर। इसकी रियासत कैसे मिलाई गई? तो याद रखना है विलय पत्र के माध्यम से, यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया गया और उससे जम्मू कश्मीर को भारत की रियासत में शामिल कर लिया गया था। और उस समय यहाँ के राजा कौन थे? हरि सिंह थे और उन्हीं से ही विलय पत्र पर साइन करवाया गया था और जम्मू कश्मीर को भारत का एक अंग बनाया गया था। ठीक है, तो ये 3 रियासतें थी जिनको मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हुई थी। अब बात आती है कि संविधान सभा के बारे में कुछ हम पॉइंट देखते हैं कि लागू हुई तो कैसे लागू हुई। ठीक है, और सबसे बड़ी रियासत भारत की अगर पूछता है कि कौन सी थी, तो आप क्या बोलोगे? सबसे बड़ी रियासत भारत की कौन सी थी? हैदराबाद थी। ठीक है, हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, और जब कश्मीर का भारत में विलय किया गया तो ये भी याद रखना है कि राजा हरि सिंह थे उस समय वहाँ के राजा। ठीक है, और राजा हरि सिंह ने नेहरू से कश्मीर के लिए अलग संविधान की मांग की। जो राजा हरि सिंह थे, यहाँ पर जो राजा हरि सिंह थे उस टाइम पर, इन्होंने क्या बोला नेहरू जी से कि यहाँ के लिए अलग संविधान होना चाहिए। कहाँ के लिए? कश्मीर के लिए। ठीक है, तो जिसे नेहरू ने पत्र पर हस्ताक्षर कर स्वीकार कर लिया और उसे ही क्या कहा गया? विलय पत्र कहा गया। इतना पॉइंट आपको यहाँ के बारे में समझ आ गया होगा। ठीक है, आर्टिकल 370 में कश्मीर का संविधान लिखा गया था, ये भी आपको पता है। और कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना एक अलग संविधान था, ये भी आपको पता है। ठीक है, लेकिन क्या किया गया? अब 370 को हटा दिया गया और अब जैसे चीज़ें भारत में होंगी अदर स्टेट के लिए हैं, वैसे ही अब क्या है? जम्मू कश्मीर के लिए भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट बात आती है आपकी कि जब संविधान सभा लागू हुई तो कौन कौन से पॉइंट याद रखने कि कितने दिन लगे, ठीक है, कितने मेंबर थे, कब लागू हुआ, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर।
भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी कर दी गई थी? 299 कर दी गई थी, जिनमें से 229 प्रांत से थे और 70 कहाँ से थे? रियासतों से थे। ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। 229 कहाँ से थे? 229 जो थे ये सदस्यों की कुल प्रांत से, यानी कि आप कह सकते हो कि राज्यों से लिए गए थे, शहरों से लिए गए थे, लेकिन जो 70 थे ये रियासतों से लिए गए थे। फिर बात आती है कि बना कब था संविधान सभा आपका? लागू तो कब हुआ था? ये तो मैक्सिमम सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। इसी के लिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बना इस दिन नहीं था। ये बना कब था? 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। कुछ उपबंध उसी दिन लागू हो गए थे, लेकिन पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था। संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इसको बनने में कितना समय लगा? तो याद रखना है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। किस इस संविधान सभा को बनाने में इतना टाइम लग गया था। नेक्स्ट बात आती है आपकी यहाँ पर, इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और जिनमें से 8 क्या थी? महिलाएं थीं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। राजेंद्र बाबू यानी कि देश के पहले राष्ट्रपति बनाए गए और देश एकमात्र राष्ट्रपति हुए जो 2 बार राष्ट्रपति बने। इसका मतलब समझो आप, जो राजेंद्र प्रसाद थे ये क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बने थे। किस मीटिंग में? दूसरी मीटिंग में, ठीक है। और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपको याद होगा सच्चिदानंद सिन्हा, वो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी कौन बने थे सेकेंड मीटिंग में जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी? तो कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। और यही हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। और ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर आ चुके हैं, यानी कि 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। फिर बात आती है बी एन राव की। बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जेबी कृपलानी थे। यानी जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप बोलोगे जेबी कृपलानी उसके अध्यक्ष थे। और जो हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, ठीक है, इसका डिजाइन कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को स्वीकार किया। और उस टाइम पर जेबी कृपलानी जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है आज की क्लास में। क्या क्या याद रखना है? ड्राफ्ट कमेटी क्या है, उसके हेड कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। फिर माउंटबेटन योजना क्या थी? माउंटबेटन योजना में थी भारत और पाकिस्तान का विभाजन था। किसने ज़्यादा डिमांड करी थी? जिन्ना ने, ठीक है। और जिन्ना ने ही 2 राष्ट्र की बात की थी कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए। और सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग रहमत अली ने किया था, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पर कि भारत की जो स्वतंत्रता है कब आज़ाद हुई, कब स्वतंत्रता मिली, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? 1947, 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता पाकिस्तान को और 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली। और जब मिली थी ये स्वतंत्रता सब आज़ादी के जश्न मना रहे थे, लेकिन गांधी जी अनशन पर बैठे थे क्योंकि कोलकाता में दंगा हो गया था हिंदू मुस्लिम को लेकर, और इसी की वजह से वो दंगे पर बैठे थे। फिर आपने क्या देखना है कि रियासतों के बिले टोटल 542 में से 539 तो मिल गई, लेकिन 3 रियासतों को मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इसकी वजह से उन्होंने इसके लिए कुछ अलग अलग तरीके अपनाए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको याद रखना है किसके बारे में? संविधान के बारे में। फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से आपका कि जो संविधान सभा की बातें हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना कि जो अपना संविधान था उस समय पर जब ये बनकर लागू हुआ था, उस समय 395 क्या थे? आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, ठीक है। 395 अनुच्छेद थे और कितनी? 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ, यानी कि 8 शेड्यूल्स थे वहाँ पर, ठीक है। 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग, यानी कि 22 चैप्टर थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब हमारा संविधान सभा बना था, यानी कि जब हमारा संविधान लागू किया गया तो उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, 22 चैप्टर थे। लेकिन अब इस समय पर अनुसूचियों की संख्या 8 से कितनी हो गई है? 12 हो गई है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। और 395 से ये लगभग 444 प्लस हो गई हैं क्या? आर्टिकल नंबर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान की जननी किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे? अमेरिका के संविधान को कहा जाता है, ठीक है। सबसे छोटा संविधान किसका है? ठीक है, सबसे छोटा
संविधान किसका है, तो ये पहले ही मैंने बता दिया है फर्स्ट क्लास में कि किसका है, अमेरिका का है। लेकिन कितने आर्टिकल हैं वहाँ पर, बस आपको ये याद रखना है कितने आर्टिकल हैं, केवल और केवल 7 अनुच्छेद हैं। अपने यहाँ भारत में लगभग 450 से ज़्यादा ही हैं, लेकिन फिर भी उन पर कोई पालन नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो अमेरिका का संविधान है बहुत ही सख्त है, बहुत ही कठोर है। वहाँ के केवल 7 अनुच्छेद हैं, लेकिन उनको मानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और ये कितने दिन में तैयार हुआ था, मतलब अपने यहाँ का तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। कब, भारत का, क्योंकि सबसे विशाल और लिखित संविधान है दुनिया का अपना भारत का संविधान। लेकिन अगर अमेरिका की बात करते हैं यहीं पर, तो अमेरिका का संविधान केवल और केवल 4 महीने में ही लिखकर तैयार हो गया था। कितने महीने में, 4 महीने में लिखकर तैयार हो गया था, ठीक है। और कहाँ लिखा गया था ये भी याद रखना है, इसको फिलाडेल्फिया में लिखा गया था, फिलाडेल्फिया में लिखा गया था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, जितना आपको याद रखना है ये सब पॉइंट आप इसमें से समझ सकते हो, वो चीज़ें आप याद कर लेना। अमेरिका जो है दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, लिखित संविधान है, 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ। और ये भी याद रखना 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो गया था, और 1789 में ही अमेरिका का संविधान लिखा गया था, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हैं, ये सब चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ते रहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ये जो आपके अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद से पहले हम पढ़ेंगे अनुसूचियाँ की, जो ये 12 अनुसूचियाँ हैं, 8 अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ जो हैं, इनमें क्या क्या बात कही गई है, चैप्टर्स जो हैं ये क्या हैं, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।